हत्या या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नितिन गडकरी के फर्म पर धांधली के आरोप, एक अंग्रेजी अखबार का दावा, कंपनी को पहुंचाया फायदा, उसने दिया 164 करोड़ का लोन। नितिन गडकरी के फर्म पर धांधली के आरोप, एक अंग्रेजी अखबार का दावा, मंत्री रहते जिस कंपनी को पहुंचाया फायदा, उसने दिया 164 करोड़ का लोन। गडकरी की दूसरी पारी हुई मुश्किल, संघ ने मांगा आरोपों पर सफाई, राम जेठमलानी ने मांगा अध्यक्ष पद से इस्तीफा। हिमाचल चुनाव से पहले सवालों में घिरे पूर्व मंत्री वीरभद्र सिंह, 2009-2012 में लाखों से करोड़ों में हो गई आय। और केजरीवाल ने मांगी एनी कोहली से माफी, एनी ने किया था प्रशांत भूषण के घर के बाहर हंगामा, बदसलूकी का लगाया आरोप। किसानों की जमीन के आरोपों से घिरे बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी अब एक और विवाद से घिर गए हैं। खुलासा हुआ है कि उनकी कंपनी को घाटे से उबारने के लिए एक कंपनी ने 164 करोड़ रुपए दिए थे। ये वही कंपनी है जिसे महाराष्ट्र में तमाम कामों का ठेका मिला था जब गडकरी वहां के लोक निर्माण मंत्री थे। यही नहीं, लोन में दिए गए पैसे का स्रोत भी साफ नहीं है। ये सभी आरोप उस वक्त लगे हैं जब सभी नियमों को ताक पर रखकर उन्हें बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर दूसरा कार्यकाल दिया गया। ऐसे में सवाल यह है कि चाल चरित्र और चेहरे की दुहाई देने वाली बीजेपी क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने ही घर में घिर गई है। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में हम बात कर रहे हैं गडकरी के दामन पर लगे एक और आरोप की। एक अंग्रेजी अखबार ने गडकरी के नियंत्रण वाली कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड के फंड को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पड़ताल में खुलासा किया है कि घाटे से जूझ रही गडकरी की कंपनी को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 164 करोड़ का लोन दिया। इस कंपनी को 1995 से 1999 के दौरान गडकरी के पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते तमाम सरकारी ठेके मिले थे। यही नहीं, इस कंपनी के मालिकान ने गडकरी की पूर्ति पावर में बड़ा निवेश किया है। सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद अभी नितिन गडकरी थोड़ा संभले ही थे कि उनके दामन की तरफ भ्रष्टाचार का एक और दाग उछल पड़ा है। एक अंग्रेजी अखबार ने बीजेपी अध्यक्ष के नियंत्रण वाली कंपनी के फंड को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। अखबार का दावा है कि महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए गडकरी ने अपने घाटे से जूझ रही कंपनी को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके फायदा पहुंचाया। हालांकि गडकरी के ऊपर लगे आरोपों के फौरन बाद उनकी पार्टी उनके समर्थन में आ खड़ी हुई। Party President BJP, he has himself said any competent authority can investigate into this matter. But I would like to remind in this context that the enthusiasm with which ministers in the Union Cabinet have come to close the case against Mr. Vadra should be remembered here. टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने पड़ताल में खुलासा किया है कि गडकरी की कंपनी पूर्ति पावर एंड शुगर लिमिटेड को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 164 करोड़ का लोन दिया। गडकरी 1995 से 1999 के दौरान महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। इसी दौरान कंपनी को तमाम सरकारी ठेके मिले थे। यही नहीं, इस कंपनी के मालिकान ने गडकरी की पूर्ति पावर में बड़ा निवेश भी किया। लेकिन इससे भी सनसनीखेज आरोप यह है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी के अलावा
16 कंपनियों के एक समूह के पूर्ति में शेयर है। इन कंपनियों के शुरुआती डायरेक्टर गडकरी के लोग, मसलन उनका ड्राइवर, गडकरी का अकाउंटेंट और उनके बेटे के दोस्त जैसे शख्स हैं। यही नहीं, अखबार की पड़ताल में पता चला है कि रिकॉर्ड में मौजूद इन कंपनियों के पते भी फर्जी थे। जिन 4 शहरों में ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, वो वहां नहीं मिली और इसी बीच विपक्षियों ने भी गडकरी पर हमला तेज कर दिया है। जो हम साबित करना चाहते थे इस देश के सामने, वो साबित हो गया। हम ये साबित करना चाहते थे कि दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। एक तरफ गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा जी की लैंड डील सामने आई, ये सामने आया कि वो किस तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरे ओर भाजपा के अध्यक्ष नितिन गडकरी जी का आज बहुत बड़ा, जो लोग कह रहे थे पहले वाला चिल्लर था तो अब बहुत बड़ा मिल गया, तो इतना बड़ा घोटाला सामने आया। भ्रष्टाचार के इन ताजा आरोपों ने न सिर्फ गडकरी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने का मन बना रही बीजेपी के मंसूबे पर भी पानी फेर दिया। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के इन आरोपों से अपने सिपा सालार का बचाव कैसे करे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। तो मुश्किल में है गडकरी पर इसके पहले इस तरीके के गंभीर आरोप नहीं लगे थे, लेकिन ये जो आरोप लगे वो ऐसा लग रहा है जैसे नितिन गडकरी किसी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष न होकर शुद्ध रूप से मुनाफा कमाने वाले एक बिजनेसमैन हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने 2014 के मिशन को किस तरीके से पूरा करेगी, ये देखना होगा। फिलहाल इसी विषय पर हम चर्चा करने आज यहां इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथी मनोहर मनोज हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों की जानकार हैं और समाज के दूसरी खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। उनके साथ हमारे एक और हैं, बीजेपी के एमएलए हैं हिमाचल प्रदेश के प्रवीण कुमार साहब। प्रवीण कुमार साहब इस चर्चा में शामिल होंगे। फजल इमाम मलिक साहब हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे संवाददाता नवनीत भी शामिल होंगे। सबसे पहले हम चलेंगे नवनीत के पास और जानने की कोशिश करेंगे कि इस खुलासे के बाद आज सुबह से ही जो गहमा गहमी रही, उसकी क्या पड़ताल की उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कैसा माहौल रहा, भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर इससे मायूस था या उसी तरीके से अपबीट था जैसे पहले रहा करता है। नवनीत के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन हमारे साथ हिमाचल से जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी राजीव कुमार। हम पहले राजीव कुमार के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि नितिन गडकरी के ऊपर लगे इस आरोप का हिमाचल प्रदेश में क्या प्रतिक्रिया है। राजीव, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? राजीव, आप तक आ रही है। नितिन गडकरी पर लगे इस आरोप का हिमाचल प्रदेश के चुनावी माहौल में क्या प्रतिक्रिया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है इस पर ज्यादा कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आज बीजेपी ने एक और वीरभद्र पे आरोप लगाया है, तो बीजेपी के तमाम नेता उसी पर कहीं कहीं केंद्रित है। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से एक आरोप प्रत्यारोप का यहाँ दौर शुरू होगा, पहले गडकरी पे लगा, उसके बाद में से वीरभद्र सिंह पे लगा, तो ये निश्चित रूप से यहाँ की जनता को ऐसा लग रहा है कि हमाम में सभी नंगे हैं और सब पे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के। और अब बीजेपी के लिए मुश्किल स्थिति यहाँ पे हो सकती है। मतदाताओं की अगर बात करें तो उन्हें ऐसा लगता है कि तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन बीजेपी चूंकि अपर हैंड आकर ये मांग कर रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जेटली ने भी आज कहा इस मामले की जांच होनी चाहिए, तो कहीं ना बीजेपी थोड़ा अपने आप को एग्रेसिव दिखा रही है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जो आरोप लगे हैं उसमें सफाई आनी अभी बाकी है। जी राजीव, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम लौट करके आपके पास आएंगे। फिलहाल हम स्टूडियो लौटते हैं वापस, और स्टूडियो लौटकर मनोहर मनोज से चर्चा करते हैं इस पर। नितिन गडकरी पर लगे इस ताजा आरोप को आप किस तरीके से देखते हैं मनोहर मनोज जी? क्या नितिन गडकरी का दूसरा टर्म अब स्मूथ है या दूसरा टर्म अब संदेहास्पद है? देखिए, सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में जो लोग आते हैं वो एक पब्लिक फेस होते हैं। पब्लिक के सामने उनको ये नज़ीर अपनी पेश करनी होती है कि वो अपना जो उनकी जो सोचिता है, उनकी जो नैतिकता है,
उनकी जो सिद्धांतवादिता है या सार्वजनिक जीवन का जो आदर्शवाद है वो किस कदर उस पर जो है वो खरे उतरते हैं। जब नितिन गडकरी एक बड़े आश्चर्यजनक नाम के रूप में बीजेपी के बतौर अध्यक्ष आए 2004 और फिर उसके बाद में जो 2009 के इलेक्शन में जो बीजेपी की हार हुई, तो आरएसएस ने ये एक फरमान जारी किया कि हम 50 साल से नीचे के उम्र के 55 साल से नीचे की उम्र के उस व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं जो कि बीजेपी की पूरी कवायद को नए सिरे से ढाले और बदले। तो इसमें नितिन गडकरी को लेकर के कोई आम सहमति नहीं थी पार्टी में, लेकिन चूंकि आरएसएस जो कि उनका एक विश्वविद्यालय माना जाता है, उनकी मातृ संस्था मानी जाती है, उसमें मोहन भागवत जी का एक दबाव था कि उन्हें अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने स्वीकार किया। लेकिन जब मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नितिन गडकरी पर जो ये आरोप जो है उस अखबार ने अपने इन्वेस्टिगेशन के जरिए लगाए हैं, तो उसमें चूंकि उनका एक बैकग्राउंड जो है एक बिजनेसमैन का है। आमतौर पे भारत में जो बिजनेस पृष्ठभूमि के लोग होते हैं वो सार्वजनिक जीवन में या राजनीतिक दलों में और खासकर बड़े ओहदों पर नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि इसका एक निगेटिव असर पड़ता है। मैं ये मानता हूं कि जो बिजनेस और व्यवसाय के क्षेत्र में लोग होते हैं उन्हें आप बिल्कुल एक वाटर टाइट और एयर टाइट कंपार्टमेंट के रूप में सवाल इस बात का नहीं है मनोज जी, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था कि 164 करोड़ का लोन और उसको उस लोन को देने वाली जो कंपनी है उसके साथ जो 16 कंपनियों का एक कॉन्ग्लोमरेट है वो उसके पते फर्जी हैं। उस पतों के फर्जी होने के बाद नितिन गडकरी साहब संदेह के घेरे में हैं। अब ऐसे में नितिन गडकरी का जो दूसरा टर्म होने वाला जो होने वाला दिसंबर में और अध्यक्ष पद का दूसरा टर्म होने वाला है, क्या वो हो जाएगा या वो डगर थोड़ी कठिनता के साथ? मैं ये कहता हूं कि जो ये रिवोल्यूशन हुआ है नितिन गडकरी के बारे में, ये रिवोल्यूशन पहले ही क्यों नहीं हुआ और उन्हें पहला टर्म ही क्यों मिला? सवाल जो है कि क्या लोग या व्यवस्था इंतजार करती है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जब खुलासा आएगा तब उसके बारे में राय बनाई जाएगी और तब उसका पद पर वो कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा? जब इतनी बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष बने थे तो उनकी कंप्लीट स्क्रीनिंग होनी चाहिए थी। और सार्वजनिक जीवन में या तमाम राजनीतिक दलों में या बिजनेस के फील्ड में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट के फील्ड में हो या समाज सेवा या ब्यूरोक्रेसी के फील्ड में हो, उनका पूरा एक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जरिए साफ साफ तस्वीर लोगों के समक्ष बिल्कुल ये आनी तय होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को ये राय बन सके कि सार्वजनिक जीवन में जो हमारा व्यक्ति दिख रहा है वो बिल्कुल पाक साफ है और नियमों के तहत सारा काम कर रहा है। तो नितिन गडकरी पर आज ये आरोप लगे हैं तो पार्टी को जवाब देना ही पड़ेगा और वो ये कहेंगे कि हमारा वक्त खराब था इसलिए जो है वो नितिन गडकरी फंस रहे हैं। अन्यथा नितिन गडकरी तो पिछले 3-4 सालों से बीजेपी की कमान संभाल ही रहे थे। तो मुझे इस सिस्टम पर मेरा ये क्वेश्चन मार्क है कि हम किसी खुलासे का इंतजार क्यों करते हैं? हमारी ये ऑटोमेटिक सिस्टम क्यों नहीं होती है कि हर सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति का पूरी तस्वीर जो है लोगों के समक्ष? चलिए, इसकी जिम्मेदारी थोड़ी बहुत हम लोगों पर भी पड़ती है। ये उस अंग्रेजी अखबार से भी अगर जरूरत हुई तो हम सवाल करेंगे कि ये पहले क्यों नहीं उन्होंने खुलासा किया और आज ये खुलासा क्यों किया। ये निश्चित तौर से आप जो कह रहे हैं कि सार्वजनिक जीवन में जो लोग भी हैं उनके शुचिता का एक रिपोर्ट हमारे पास होना चाहिए और निश्चित तौर से इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की है, हम लोगों की है और हम लोग अभी तक नहीं कर पाए, इसका अफसोस है। और ये निश्चित तौर से ये अंग्रेजी अखबार को से हम सवाल करें कि उन्होंने इसका पहले क्यों नहीं किया खुलासा, क्योंकि पहले कर देते तो नितिन गडकरी के दूसरे टर्म के बारे में हम बात ना करते, पहले टर्म की ही बारे में बात करते। फिलहाल हम चलते हैं फजल इमाम मलिक साहब के पास और उनसे यही सवाल लेते हैं। फजल इमाम मलिक साहब, पर नितिन गडकरी 2 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और 2 वर्ष के बाद ऐसा लग रहा है कि उन्हें दूसरा टर्म देने की सहमति भारतीय जनता पार्टी में बन गई। जो पिछली एग्जीक्यूटिव हुई थी यहां हरियाणा में, वो वहां पर यह सहमति बन गई। अब क्या आपको लगता है दिसंबर से दूसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है, उस दिसंबर के दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद नितिन गडकरी, क्या उनके लिए अध्यक्ष पद को संभालना आसान काम होगा या वो विभिन्न सवालों से घिरे रहेंगे? उदय जी, एक चीज तो यह है, साफ है कि वो अब सवालों से घिरे रहेंगे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सिर्फ आप ये ताज़ा मामला नहीं देखिए, अब पिछले अगर कोयला घोटालों से जो कोल ब्लॉक को लेके भाजपा जो हंगामा करती रही है, संसद को चलने नहीं दिया है, उसमें भी उनका नाम काल के संचेती को लेकर बराबर आता रहा है जी। तो एक तो ये मामला है। फिर अभी कुछ दिन पहले जब केजरीवाल ने उन पे आरोप लगाया था और वो सारे दस्तावेज दिए थे,
तो इस तरह की चीजें उनपे, और जो उनपे ये दाग लग गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो आसानी से धुलेगा, और उनके लिए भी अच्छा होगा। और आज खासकर राम जेठमलानी ने जिस तरह की बात कही है कि उन्हें अब दूसरा टर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए, मुझे भी लगता यह है कि अब गडकरी को अगर अपनी छवि को सुधारना है या भाजपा पार्टी की छवि को, तो उसके लिए जरूरी है कि वो उन्हें जब तक इस पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती अध्यक्ष पद स्वीकार, दूसरा टर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो आडवाणी जी वगैरह ने जिस तरह का आरोप लगा था पहले, और उन्होंने जिस तरह से इस्तीफा दे दिया था, उसी नजीर को गडकरी जी को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, हम चलते हैं प्रवीण कुमार जी के पास। प्रवीण कुमार जी हिमाचल प्रदेश में विधायक हैं, उनके प्रदेश में चुनावी सरगर्मी है और भारतीय जनता पार्टी अभी तक की सूचनाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काफी अपबीट है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो इस बार फिर से सरकार में आ जाएगी। प्रवीण कुमार जी, क्या आपको लगता है कि अब नितिन गडकरी पर लगे इस आरोप के बाद हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी अब भी वैसे ही अपबीट रहेगी, वैसे ही उत्साहित रहेगी, या कहीं से हतोत्साह का आवरण आ गया है भारतीय जनता पार्टी पर? प्रवीण कुमार जी। मुझे इस संदर्भ में ही कहना है जी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जी मात्र एक अखबार ने छापा है जी, और ये खबर कहां तक सत्य है इसको साबित करने के लिए अखबार को धार नहीं माना जा सकता जी। जहां तक हिमाचल प्रदेश में चुनावों की बात है, ये खबर बेअसर है, क्योंकि वैसे भी अगर एक सफेद चादर के ऊपर काला धब्बा लग जाए तो वो खटकता है। जब आरोप लगाने वालों की चादर ही धब्बों से भरी हो, तो इस आधार पर माननीय नितिन गडकरी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बतौर महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री के रूप में जो इन्होंने एक महाराष्ट्र को दिशा दी है, जो उनकी एक सराहनीय कारगुजारी रही है, शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको अखिल भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी दी है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बखूबी इस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं जी। और इस अखबार में छपी खबर को मैं आधारहीन मानता हूं जी। और इस संदर्भ में प्रवीण कुमार जी, कोई असर, प्रवीण कुमार जी, आप स्वतंत्र हैं, आधारहीन मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आज जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशंस हुए, तमाम टेलीविजन के कैमरामैन उस जगह पर गए जो एड्रेस दिया गया था, जो पता दिया गया था उन तमाम कंपनियों के जो शेयर धारक हैं, जिन्होंने पूर्ति शुगर और पूर्ति पावर को वो 164 करोड़ का लोन दिया था, जो पूर्ति पावर और पूर्ति शुगर नितिन गडकरी जी की कंपनी है। और वहां जाने के बाद जब वहां तमाम लोगों से ये पूछा गया कि क्या इस तरीके की कोई कंपनी यहां एग्जिस्ट करती है, लोगों ने यही कहा कि नहीं, यहां कोई ऐसी कंपनी नहीं है, और ऐसी कोई कंपनी न तो यहां कभी थी। पिछले 14 वर्षों से वहां रह रहे एक व्यक्ति से भी पूछा गया, उसने भी कहा कि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि वीरप्पा मोइली ने इस बात का अनाउंस कर दिया है कि आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो हैं, वो इस अनियमितता की जांच करेगी। कैसे लेते हैं आप इसको? क्या अब भी आप मानते हैं कि उस अखबार द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है? प्रवीण जी, मैं आपसे मुखातिब हूं। प्रवीण जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? प्रवीण जी, हाँ, जरा दोबारा रिपीट करें। नहीं, दोबारा रिपीट यही करना था कि आज जब तमाम टेलीविजन के कैमरे उन जगहों पर गए जिनका पता लिखा था उसमें उन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के तौर पर, जिन्होंने पूर्ति पावर और पूर्ति शुगर को वो लोन मुहैया कराया है जो 164 करोड़ का लोन है, उसमें वो तमाम पते फर्जी पाए गए और वहां ऐसी किसी कंपनी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वीरप्पा मोइली ने ये कहा, केंद्रीय मंत्री हैं वीरप्पा मोइली ने ये कहा कि आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, इसकी जांच करेगी। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या जांच के बाद भी, इस अनाउंसमेंट के बाद भी आपको लगता है कि अखबार द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं? इस संदर्भ में मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं
कि लाए गए आरोप को प्रमाणित करना होता है। जी जी बिल्कुल। और ये जो आरोप है, आरोप लगाने वाले, मुझे इतना ही कहना है कि वो चुनौती दे, और चुनौती में जिस भी चुनौती, क्योंकि न्यायालय में कोई भी मुकदमा सुना जाता है जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, आरोप को सिद्ध करना जी बहुत जटिल है। और मुझे इतना ही कहना है कि माननीय अध्यक्ष के ऊपर लगता है कि एक बहुत बड़ी संयोजित चाल है जी, और इसमें मैं बिल्कुल सरेआम जी जिम्मेवारी के साथ आरोप लगाऊंगा हमारी विरोधी कांग्रेस पार्टी को। उनका कुचक्र है, उनका षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र को पूरी तरह ध्वस्त किया जाएगा और इनको बेनकाब किया जाएगा। जी प्रवीण जी, यहाँ थोड़ा आपको स्मरण करा दें कि इसी तरीके के आरोप लगे थे बंगारू लक्ष्मण पर, इसी तरीके के आरोप लगे थे लाल कृष्ण आडवाणी जी पर, लेकिन उन्होंने नैतिकता के आधार पर पहले इस्तीफा देना उचित समझा। क्या नितिन गडकरी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए? मैं पहले कह चुका कि एक अखबार में छपी खबर को आधार नहीं माना जा सकता है। जी चलिए ठीक, चलिए हम समझ गए आप किस ओर इशारा कर रहे हैं। एक अखबार में छपे खबर को आधार नहीं माना जा सकता और उसके आधार पर कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे ही एक ही अखबार या एक ही चैनल या एक ही किसी व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाए जाने पर बंगारू लक्ष्मण ने इस्तीफा दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष थे। येदियुरप्पा भी इस्तीफा देकर और नई पार्टी बनाने की जुगत में हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने आरोप लगने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। यही प्रश्न हम लेते हैं फजल इमाम मलिक के साथ और जानते हैं कि फजल इमाम मलिक साहब क्या कहते हैं। फजल इमाम मलिक साहब, क्या जब तक जांच हो तब तक के लिए नैतिकता के आधार पर नितिन गडकरी को इस्तीफा देना चाहिए? उससे पहले मैं एक बात परवीन जी की बात कह दूं। परवीन जी नितिन गडकरी का बचाव कर रहे थे, लेकिन उन्हें पहले धूमल जी का भी बचाव करना चाहिए, जिन पे भ्रष्टाचार के काफी आरोप लगे हैं और वो हाई कोर्ट और अदालतों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अदालत ने पिछले दिनों जेपी पावर प्रोजेक्ट्स का पूरा जो परियोजना थी उसे रद्द कर दी हिमाचल प्रदेश में, और सिर्फ उसे चूंकि वो अधिग्रहण गैर वाजिब था और उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारों पर आरोप लगे थे, और अदालत ने वहां 100 करोड़ का हर्जाना जुर्माना जेपी पावर प्लांट्स पर लगाया है। और शायद इन्हीं भ्रष्टाचार के आरोप की वजह से वहां एक नई पार्टी हिमाचल लोकहित पार्टी बनी है, जो ये धूमल से के भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वहां लोगों में लोग इनसे अलग हुए। साहब की बात कर रहे हैं या वीरभद्र साहब की बात कर रहे हैं? जी, धूमल साहब की बात कर रहे हैं या वीरभद्र साहब की बात? दोनों सरकार उसमें शामिल थे। जी, दोनों सरकारें उसमें शामिल थी। जी, दोनों सरकारें, वीरभद्र की भी और धूमल की भी। अभी पिछले 5-6 महीने पहले हाई कोर्ट ने वहां ये आदेश दिया और उस पर जेपी ने पुनर्विचार याचिका दी, जो 2-3 महीने पहले पुनर्विचार याचिका भी उनकी खारिज हो गई है, और 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है कि जमीन का अधिग्रहण बिना अधिग्रहण किए उसने वहां परियोजना, वहां इमारतें खड़ी कर ली, और इसमें दोनों सरकारें शामिल थी। तो ये किस किस चीज की सफाई देंगे? उनकी पूरी, ये परवीन जी इस पर भी सफाई देनी चाहिए उनको कि जेपी पावर प्रोजेक्ट को अदालत ने क्यों उसकी अधिग्रहण को रद्द कर दिया। बहरहाल, जहां तक आपने जो सवाल पूछा था वो मुझे लगता है कि गडकरी जी को भी जो आपने बहुत सही सवाल उठाया है, जैसे बंगारू लक्ष्मण हो या आडवाणी जी का जब नाम भ्रष्टाचार में आया तो उन्होंने सदस्य से इस्तीफा दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, तो उन्हें भी ये इस्तीफा देना चाहिए। उन्हें भी फिलहाल ये पद छोड़कर अपने को पाक साफ होने को साबित करना चाहिए। जी, हम चलेंगे राजीव के पास। राजीव हमारे साथ जुड़े हैं शिमला से। राजीव, इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों का वहां की आम जनता पर कोई असर है या आम जनता को बिल्कुल इससे कोई मतलब नहीं है? देखिए उदय जी, जनता को मतलब है यहाँ पे, लेकिन जो गडकरी फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बीजेपी के लिए मुश्किल यहाँ पे पैदा नहीं कर पा रही है, क्योंकि गडकरी अब तक जो स्थिति यहाँ पे है कि जो बीजेपी लगातार करीब उन पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अगर आरोप लगे हैं तो बेहतर ये होता गडकरी के लिए अगर वो अपना पद छोड़ दे तो शायद एक बीजेपी के लिए एक बेहतर मैसेज आ सकता, बीजेपी का बेहतर मैसेज जनता के बीच में भेज सकती थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ हो पाया है। लेकिन अगर जनता की बात करें, जनता जरूर ये समझ रही है कि इस तरह के जो आरोप है दोनों पे लग रहे हैं, चाहे कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, इसको लेकर बीजेपी चूंकि अभी
भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक दिख रही है। लेकिन इसके बाद से बीजेपी को सोचना पड़ेगा। जैसे कि अभी बीजेपी के नेता कह रहे थे कि आरोप लगा, इसी तरह के आरोप बीरभद्र सिंह पे लगे हुए हैं, उस पर बीजेपी एक लगातार हमलावर है। और जब अपने अध्यक्ष पे आरोप लगता है तो बीजेपी ये कहती है कि सिर्फ आरोप है, एक अखबार ने एक खबर छापा है और इस पे अभी ज्यादा प्रतिक्रिया की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों चीजें दिखाती है कि बीजेपी की जो मापदंड है वो कहीं अलग अलग है। हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं कि जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता है अरुण जेटली, उन्होंने जरूर ये कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और जैसा कि आप बता रहे हैं, जो केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। तो इस जांच हो जाए, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुछ नैतिकता का ज्यादा सवाल है। तो नैतिकता ये कहता है कि उन्हें अपना पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन भारतीय राजनीति में नैतिकता बहुत पीछे छूट चुकी है। नैतिकता का सिर्फ हम शब्द उपयोग में लाते हैं, लेकिन नैतिकता का पालन कोई नहीं करता है। जी, हम जल्दी से मनोहर मनोज से भी एक कमेंट लेंगे, लेकिन मनोहर मनोज जी को एक जानकारी देना चाह रहा हूं मैं। मनोहर मनोज जी, एक संगठन के एक बड़े व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी आज, और उन्होंने एक बात कही। जब मैंने ये प्रश्न उनसे किया, उन्होंने कहा कि देखिए, अध्यक्षीय पद के लिए ये अभी तक राय शुमारी हो चुकी है कि अध्यक्षीय पद का कार्यकाल बढ़ जाएगा। व्यक्ति के लिए ये कार्यकाल बढ़ाने की बात हम लोगों ने नहीं की है, ये हम दिसंबर में डिसाइड करेंगे। तो इससे क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि हो सकता है कि नितिन गडकरी को दूसरा कार्यकाल न मिले? बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे यदि मैं इन चीजों को देखता हूं तो जिस तरीके से एल.के. आडवाणी, बंगारू लक्ष्मण और नितिन गडकरी के तीनों जो आरोप हैं वो तीनों अलग अलग नेचर के हैं। गडकरी पर लगा आरोप बेहद गंभीर है, और जिस तरीके से ये एक बिजनेस बैकग्राउंड के आदमी है और जिस तरीके से सुपर इम्पोज किए गए बीजेपी के प्रेसिडेंट के बतौर बिना किसी एक्सपीरियंस और उसके आधार पे, तो मुझे ये लगता है कि ये खबर जो अखबार को जो मिली है, मुझे नहीं लगता है किसी इन्वेस्टिगेशन के तहत आई है, बल्कि पार्टी में ही विरोधियों के सोर्स से जो जिस तरीके से मीडिया को खबरें जाती हैं, एक ब्यूरोक्रेट के खिलाफ जो है वो दूसरा ब्यूरोक्रेट उसका प्रतिद्वंदी जो है खबरें देता है, मीडिया को मिलती हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के पद को लेकर के जिस तरीके से मोदी का नाम हवा में उछाला जा रहा है, अध्यक्ष के तौर पे नितिन गडकरी अनुभवहीन होते हुए और कई लोगों के आंखों पर गड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं पार्टी में एक आंतरिक भूचाल है। और जिस तरीके से संघ जो है नया प्रयोग कर रहा है पार्टी में नई ताजगी देने के लिए, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं पार्टी के लिए अटपटा साबित हुआ है। और वो संगठन को और अनुशासन को महत्व देने वाली पार्टी मुझे लगता है कि काफी अंतर्विरोधों का शिकार चल रही है। और जिस तरीके से आरोप इतने संगीन आए हैं, अरविंद केजरीवाल के आरोपों में दम नहीं था। आज अखबार ने वो रिपोर्ट दी है, आज उसका वो श्रेय भले ले रहे हों, लेकिन आज के आरोपों में आज का आरोप काफी गंभीर है। और एक सार्वजनिक जीवन की सूचिता को देखते हुए नितिन गडकरी को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति का पूरा फेस जो है लोगों के सामने बिल्कुल पब्लिक डोमेन में बिल्कुल साफ होना चाहिए, जिससे लोगों के कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई उनमें न्यूसेंस क्रिएट ना हो। जी बिल्कुल मनोहर मनोज जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ मजबूरी है एक ब्रेक लेने की, एक हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, जल्द वापस लौट के आते हैं। कहीं मत जाइएगा, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। चलेगा भ्रष्टाचार, ईमानदारी के बलबूते आओ चुने अच्छी सरकार, आओ चुने अच्छी सरकार, आओ चुने अच्छी सरकार। हिमाचल में व्यवस्था में पारदर्शिता और बदलाव के लिए घास फूल के निशान का बटन दबाकर हिमाचल के संग्राम में युवा होंगे तुरुप का पत्ता, वही जीतेगा जो करेगा युवाओं के दिल पर राज। अनुराग ठाकुर, बीजेपी के युवा सेनाध्यक्ष। 108 फ्री एम्बुलेंस सेवा की सौगात, हर गरीब को मिला है इसका लाभ। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। हर गरीब को मिला सस्ता राशन, धूमल ने दिया स्वच्छ व कुशल प्रशासन। भाजपा
वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। चोरी हो या डकैती, लूट हो या फिरौती, बलात्कार हो या हत्या, या फिर हो आत्महत्या, पुलिसिया फाइलों में दबी हर वारदात की होगी निगहबानी, क्योंकि हर जुर्म की होती है एक कहानी। देखिए जुर्म की दास्तां रात 11 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। मजदूरों को मिला दिहाड़ी का नया उपहार, 75 रुपए से किया 150, गरीबों की उम्मीदों को दी धूमल ने नई आस। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। पॉली हाउस बनाने में 80% की दी मदद, धूमल सरकार ने बदल दी किसानों की किस्मत। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल प्रदेश के सभी मतदाता 4 नवंबर को वोट जरूर डालें। चैनल 1 न्यूज की ओर से जनहित में जारी। अटल वर्दी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन, धूमल सरकार ने दूर कर दी सबकी टेंशन। भाजपा वोट की सही हकदार, मददगार सरकार फिर एक बार। हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य में कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार का कमान संभाल रहे वीरभद्र सिंह एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। इस्पात इंडस्ट्री से रिश्वत लेने का आरोप, हिमाचल की जमीन को बेचने का आरोप और अब उनकी आय को लेकर सवाल उठ रहे हैं। द हिंदू अखबार का दावा है कि वीरभद्र की आय 2009-2012 में लाखों से करोड़ों में हो गई है। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, इसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और देश की आम जनता बखूबी जानते और समझते हैं। लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने इस मुहावरे को भी गलत साबित कर दिखाया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार कराने की जिम्मेदारी संभाल रहे वीरभद्र सिंह के पिछले कुछ सालों की आय पर नजर डालें तो लगता है कि उनके बगीचे के सेब के पेड़ों पर खूब पैसा लगा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक वीरभद्र सिंह की आय महज 1 साल में 30 गुना बढ़ गई है। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच इस पर सियासत तो गरमानी ही थी। Allegation of corruption against him as though it is a simple case of tax avoidance or tax related matters. It is certainly not that. It is certainly not that simple. It is just a clear-cut open and shut case. It's an open and shut case of corruption. And therefore any effort to divert it from that is an attempt at covering up. And therefore the BJP demands that it be treated as corruption related and with all seriousness be investigated. साल 2009 से 2012 तक हर साल जमा होने वाले आय दस्तावेजों में बगीचों से वीरभद्र की आय लगभग 47,34,000 दिखाई गई। लेकिन 2012 में वीरभद्र की ओर से रिवाइज्ड टैक्स रिटर्न भरा गया, उसमें यह रकम 6 करोड़ 57 लाख भरी गई। 2009 से 2012 के बीच उन्होंने आनंद चौहान नाम के शख्स को अपने सेब के बागीचों से होने वाली आमदनी को मैनेज करने का काम सौंपा। 2011 में शिमला प्रशासन ने चौहान के खातों की जांच शुरू की तो 2012 में दोबारा टैक्स रिटर्न फाइल किया गया। आनंद चौहान ने 24 अप्रैल
2008 से 31 मार्च 2010 तक वीरभद्र के खाते में करीब 5 करोड़ जमा करवाए। करीब इतनी ही रकम वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और 2 बच्चों के LIC प्रीमियम के तौर पर भी जमा हुए। जाहिर तौर पर इस खुलासे के बाद विरोधियों के हमले के धार तेज हो गए हैं। वीरभद्र सिंह साहब ने अपनी 2009-10, 10-11, 11-12 में एग्रीकल्चरल इनकम दिखाई थी इन तीनों साल की मिलाकर 55 लाख। उसका बकायदा दिखाया था कि भाई ये आदमी हमारा ऑर्चर्ड मैनेज कर रहा था, इतना इनकम हुई, इतना खर्चा हुआ, टोटल 55 लाख उन्होंने इनकम दिखाई, एग्रीकल्चरल इनकम अपने पूरे सारे फार्म्स और ऑर्चर्ड से। पेपर इतनी हुई हो तो 3 साल के बाद कैसे याद आएगी ज्यादा इनकम हो गई? बैंक में पहले जमा हो गया, याद बाद में आती है। बड़े विचित्र सवाल है, ऐसी रहस्यमयी गुत्थियां हैं जिनको इनको सुलझाना ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावों की दस्तक हो चुकी है और वीरभद्र सिंह के कंधों पर कांग्रेस को सत्ता में वापसी कराने का दारोमदार है। लेकिन जिस तरह आए दिन उन पर भ्रष्टाचार के नए नए आरोप लग रहे हैं, ऐसे में लगता है कि उनके और इनकी पार्टी के लिए सत्ता की डगर आसान नहीं रहने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। हमारे साथ हमारे संवाददाता नवनीत भी जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे प्रवीण कुमार जी के पास, क्योंकि प्रवीण कुमार जी ने वहां के बारे में जो बहस की शुरुआत की, उसी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रवीण कुमार जी, नितिन गडकरी पर एक अंग्रेजी अखबार ने आरोप लगाया, एक दूसरे अंग्रेजी अखबार ने वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया। तो क्या एक अखबार में छपने की वजह से वीरभद्र सिंह पर लगे हुए आरोप को मानना नहीं चाहिए? प्रवीण कुमार जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जरा रिपीट करें। मैं ये पूछ रहा था कि एक अंग्रेजी अखबार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी पर आरोप लगाया, दूसरे अंग्रेजी अखबार ने वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया। तो उस अंग्रेजी अखबार के आरोपों को भी खारिज करना चाहिए कि उसे मानना चाहिए? वीरभद्र के विरुद्ध जो आरोप लगे जी, बाकायदा उसको ऑथेंटिकेट किया गया, इंक्वायरी बैठी जी और चार्जशीट फ्रेम हुई है जी। उसके उपरांत ही वीरभद्र जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया। नहीं, वो आरोप नहीं है, वो आरोप तो पहले था, उसके बाद वो वहां से मंत्रिमंडल से उन्होंने इस्तीफा दिया। ये तो टैक्स वाला मामला है कि उन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न पहले 47 लाख का भरा, उसके बाद 6 करोड़ से ऊपर का भरा। ये यहां पर इसी से संबंधित वो अंग्रेजी अखबार ने खुलासा किया है। जी प्रवीण जी, वीरभद्र के विरुद्ध बाकायदा मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके उपरांत इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और उसके नतीजे के आधार पर, और जहां तक हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप का सवाल है जी, वो आरोप और वीरभद्र के आरोप बिल्कुल भिन्न है और इसके ऊपर बाकायदा जांच बैठने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। वीरभद्र के बारे में मुझे इतना ही कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो उनको हटाया गया उसके पुख्ता सबूत, उसके बाकायदा चार्जशीट फ्रेम हुई है, उसके उपरांत ही अब वो कौन सा तगमा लेकर हिमाचल प्रदेश में जी, हिमाचल, चलिए प्रवीण कुमार जी, हम समझ गए आपके कहने का निहितार्थ क्या है। हम केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनके इस्तीफे की बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे उनके आय से जुड़ी हुई बात, जो कि उन्होंने 3 सालों में जो टैक्स रिटर्न दिया वो टैक्स रिटर्न कम था। वो उन्होंने कहा कि आय हमारी कम हुई है और उसके बाद उन्होंने रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरा जिसमें 6 करोड़ से ऊपर की संपत्ति दिखाई उन्होंने। हम बात यहां कर रहे थे। फिलहाल चलते हैं जो टैक्स मामलों को ठीक से समझते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, ये कितना गंभीर आरोप है? क्या ये सिर्फ टैक्स रिलेटेड मैटर है? क्या ये टैक्स इवेजन का मामला है? ये क्योंकि जैसा धूमल साहब कह रहे थे और वो एक तरीके से ठीक भी कह रहे थे कि याद आता है बाद में, टैक्स भरा जाता है पहले।
तो ये ऐसा कैसे हो गया? नहीं देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक फिगर की जो आमदनी जो वो एक तो चुनावों के टाइम नॉमिनेशन भरते समय जो डिक्लेयर करते हैं, तो आम तौर पे उसी को ही ब्रह्म वाक्य और उसी को जो है अंतिम सत्य मान लिया जाता है। हमारा एक पब्लिक फिगर में, जो कि पहले मैं भी कह रहा हूं कि केवल हमें कॉस्मेटिक सर्जरी करने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक फिगर का अगर ये संपत्ति है और पब्लिक डोमेन में दिया गया है तो उसकी बाकायदा एक एजेंसी जो है उसको ऑथेंटिकेट करे, जिससे कि आने वाले दिनों में जो उनको पब्लिक ड्यूटी जब वो निभाएंगे तो डिस्क्रिशनरी पावर के जरिए या और किसी भी विशेषाधिकार के जरिए या पद के दुरुपयोग के जरिए जो पैसे बनाने का मामला आता है उसकी सही तरीके से जांच होगी। नहीं तो अभी जो ये सिस्टम है इसमें एट रैंडम तरीके से कोई भी आदमी आरोपी बन जाता है और कोई आदमी जो है सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति आरोपों से मुक्त रहता है। तो हमें इस तरीके का सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लोगों का साफ साफ जो है चेहरा जो है लोगों की नजर में हो, और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के जरिए हम देश के सारे टॉप लीडरान, टॉप ब्यूरोक्रेट, टॉप कॉर्पोरेट, उनका जो टोटल जो एसेट है वो हम दे सकते हैं। अगर ये ऐसा होता तो फिर वीरभद्र सिंह इस तरीके की गलती नहीं करते कि एक समय वो 47 लाख दिखा रहे हैं और फिर उसको तुरंत बदल करके वो 5 या 6 या जो भी आप बता रहे हैं वो राशि दिख रही है जी। और जहां तक हिमाचल में उन पर तो हमले होंगे ही, चूंकि राजनीतिक तौर पे कांग्रेस की मजबूरी है कि वो हिमाचल में उनको लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करे। नैतिक रूप में तो कांग्रेस उनको मंत्रिमंडल से हटा दी थी और उन्हें किसी भी तरीके से हिमाचल की राजनीति में और इस इलेक्शन में वो उनको कांग्रेस प्रोजेक्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन वीरभद्र सिंह ने शीला दीक्षित के जरिए और सोनिया गांधी पर दबाव बना करके वहां की कमान उन्होंने अपने हाथों में ली। पर विरोधियों के पास बहुत सारे मुद्दे हैं उन पर आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले को दिखाने का। और जहां तक टैक्स वाली जो बात आप कह रहे हैं, इसका अंतिम उपाय यही है कि पब्लिक एसेट जो भी हमारे पब्लिक फिगर का है, पब्लिक फिगर का जो भी उनका जो निजी एसेट है उसका एक पूरा ऑथेंटिकेट करके सरकार के पास वो आंकड़ा हो, और केवल हम उनके सेल्फ डिक्लेरेशन पे या वो जो टैक्स रिटर्न भरते हैं उस पर केवल हम डिपेंड न करें, और इसको लेकर के कोई एट रैंडम या कोई जो है तात्कालिक मामला न बने, बल्कि एक पूरी तस्वीर ऑटोमेटिक तरीके से लोगों के सामने दिखाई दे। जी फजल इमाम मलिक साहब, मैं आपकी तरफ मुखातिब हूं और जो प्रश्न है मेरा वो यही है कि वीरभद्र सिंह ने, जैसा मनोज जी कह रहे हैं कि उन्होंने केंद्र पर दबाव डालकर, सोनिया गांधी पर दबाव डालकर वहां की कमान अपने हाथ में ली थी। कौल सिंह ठाकुर वहां के अध्यक्ष थे। कौल सिंह ठाकुर को हटाकर वीर बहादुर सिंह को वहां का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद उन्होंने कमान संभाली कांग्रेस पार्टी की। क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपने जाल में फंस गई है? मैं आपसे संक्षेप में उत्तर चाहूंगा, फिर हम लोग चलेंगे शिमला और राजीव से इस बारे में बात करेंगे। जी उदय जी, एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि वीरभद्र जी ने बहुत सलीके से और बहुत टैक्टिकल दबाव बनाया, वो बगावत के मूड में आए। और मैं आपको थोड़ी सी पिछले शिमला नगर निगम चुनाव की याद दिला दूं, जहां कांग्रेस बुरी तरह हारी। पिछले 26 साल से वो काबिज थी और मेयर और उप मेयर, डिप्टी मेयर दोनों का पद उसने गंवाया, क्योंकि वीरभद्र सिंह को, कौल सिंह और वीरभद्र की लड़ाई बहुत आम थी उस वक्त जी। और वीरभद्र ने से कोई सलाह कौल सिंह ने नहीं लिया, इसलिए शिमला में जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को दोनों पद गंवाना पड़ा। और इत्तेफाक देखिए कि वहां पहली बार माकपा का लाल झंडा वहां के नगर निगम पर लहराया। ये एक नए समीकरण का भी इशारा इस चुनाव में भी हो सकता है, क्योंकि वहां एक तीसरा मोर्चा भी गठित हुआ है, खासकर हिमाचल लोकहित पार्टी और भाकपा और माकपा ने मिलकर एक लोकहित। तो एक नई राजनीतिक शक्ल जिसने पिछले मार्च अप्रैल में वहां इख्तियार की थी वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। रही बात भाजपा और वीरभद्र सिंह की, और तो अभी जो राजनीतिक स्थिति है भारत में, उसमें दोनों पार्टियां इस बात पे ज्यादा जोर दे रही हैं कि किसकी कमीज दूसरे से कम गंदी है, किस पे कम धब्बे लगे हुए। वीरभद्र सिंह पे वो आरोप लगा रहे हैं, तो वो निर्मला सीतारमन कह रही थी शट एंड ओपन केस, लेकिन गडकरी पर लगता है तो वहां वो कहती है कि वो पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी हो जाती है। तो ये राजनीति का जो नैतिकता का जो चेहरा है ये सामने नजर आता है। जहां, और अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात को दोहराऊं तो उन्होंने ठीक कहा था कि पार्टियां एक दूसरे को बचाती हैं, उनके भ्रष्टाचार पे पर्दा डालती हैं। आपको शिमला या हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भी ऐसा नजर आ रहा है जी। बल्कि ये कहा जाए फजल इमाम मलिक साहब की जो पार्टियां होती हैं, जो राजनीतिक पार्टियां, उनका वर्गीय चरित्र कहीं से अलग नहीं होता।
सारी राजनीतिक पार्टियों का अगर बिल्कुल लेफ्ट को अलग हटा दिया जाए तो बाकी पार्टियों का वर्गीय चरित्र लगभग एक जैसा होता है। हम चलते हैं नवनीत के पास। नवनीत से जानते हैं कि इसको लेके वीरभद्र पर लगे आरोप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में या कांग्रेस के कार्यालय में कितना उत्साह और कितनी मायूसी रही। देखिए जी उदय जी, बिल्कुल आज जिस तरह से ये हिंदू अखबार के माध्यम से वीरभद्र सिंह पे आरोप लगाया गया है, आरोप का वक्त जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। हिमाचल के अंदर में 4 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले भी वीरभद्र सिंह पे आरोप था और उसकी वजह से उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में कांग्रेस ने उन्हें हिमाचल में अपना चेहरा बनाया था, फिर एक आरोप लगता है। इसके बाद बीजेपी सही मायने में उत्साहित है, बीजेपी काफी उत्साहित है। और आज के अपने जब निर्मला सीतारमण जब मीडिया से बातचीत कर रही थी तो वो उत्साह उनमें साफ नजर आ रहा था। अगर ये अलग बात है कि नितिन गडकरी के मुद्दे पर उनका जो रवैया था वो बड़ा ढुलमुल सा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नितिन गडकरी जो है वो जांच के लिए तैयार है, लेकिन वीरभद्र सिंह पे तो मानो जैसे वो पूरी की पूरी भाजपा जो है वो आक्रामक हो चुकी है और कांग्रेस को चारों तरफ से घेरने का कोई भी मौका जो है वो नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस इस तमाम मुद्दों से बचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सीधे तौर पर इस पर कोई प्रतिक्रिया, कांग्रेस ऑफिस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के ऑफिस के कांग्रेस का जो प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के कोई पदाधिकारी हो, वो सीधे तौर पर ये जो आरोप है इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। जी नवनीत, ये पूछना है कि निर्मला सीतारमण ये तो कह रही हैं कि नितिन गडकरी साहब जांच के लिए तैयार हैं और वहीं पर वो वीरभद्र सिंह पर आरोप भी लगा रही हैं, लेकिन क्या वीरभद्र सिंह ने ये कहा है कि वो जांच के लिए तैयार नहीं है? जी बिल्कुल, ये जब बात वहां पे भी उठी कि हमने जब उनसे ये भी जानना चाहा कि वीरभद्र भी तो कह रहे हैं कि जांच के लिए तैयार है, तो सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि ये तो ओपन और शट केस है, ये खुला किताब है। लेकिन कांग्रेस जो है, क्योंकि उन्होंने उनको अपने हिमाचल में अपना चेहरा बना रखा है, कांग्रेस उनसे सीधे तौर पर किसी प्रकार से जांच से बच रही है और उन्हें उम्मीद नहीं लगती कि कांग्रेस उन पर कोई जांच या कोई कार्रवाई बिठाएगी। जी नहीं, कांग्रेस क्यों बिठाएगी, लेकिन जो सवाल इस बात का है, जिस टाइमिंग की बात आप कर रहे हैं वो टाइमिंग है चुनाव का टाइम है। क्या चुनाव के टाइम पर यह आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत है? नहीं जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, समय असल में समय भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज जो जिस समय चुनाव के दौरान चल रहा है, तो वीरभद्र पे आरोप जो है ये इस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब हिमाचल में चुनाव होने हैं 4 नवंबर को, वहां पे 4 नवंबर को जनता वोट दाने जाने वाली है। कांग्रेस पर और चौतरफा हमला हो रहा है, चारों तरफ से कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार के मुद्दों में घिरी हुई है। अरविंद केजरीवाल उन पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, वाड्रा का मामला है, खुर्शीद का मामला है। इसमें जो एक नितिन गडकरी के लेकर जो थोड़ी सी कांग्रेस उत्साहित थी, वो उत्साह जरूर इस आरोप के बाद इस पर जो वीरभद्र सिंह पे जो लगा है, इसके बाद वो उत्साह जरूर कमजोर होगा। जी मनोहर मनोज जी, ये बार बार ये बात हो रही है कि वीरभद्र सिंह पर आरोप लगे हैं, लेकिन वीरभद्र सिंह पर जो आरोप है वो आरोप सीधे सीधे मुझे ऐसा लगता है साधारण मनुष्य के लिए कि टैक्स इवेजन का हो सकता है या सही असेसमेंट का नहीं हो सकता है कि उनके आय को सही असेस नहीं किया गया। बाद में उन्होंने सोचा कि ये असेसमेंट सही है और उसके आधार पर उन्होंने टैक्स दे दिया। क्या आरोप है इसमें? देखिए, सार्वजनिक जीवन में देखिए, जब समाजवाद का दौर था तो हर पब्लिक फिगर अपने को ये दिखाता था कि देखो मेरे पास बहुत कम आमदनी है, मैं बहुत कम सुख सुविधाओं पर ध्यान देता हूं। और आज के तारीख में जब राजनीति बिल्कुल पेशेवर हो चुकी है और लोगों को अपना डिक्लेरेशन दिखाना पड़ता है, तो उन्हें इस बात का भी डर रहता है कि अगर हम संपत्ति कम दिखाएंगे और अगर हम किसी स्कैम में फंसे तो सीधे सीधे हम पर आरोप मढ़ा जाएगा। इसीलिए आज जो डिक्लेरेशन करने वाले या रिटर्न के जरिए जो पब्लिक फिगर जो है अपनी एसेट जो दिखाता है, वो बल्कि इन्फ्लेट करके दिखाना चाहता है। यही वजह है कि जब उन्होंने 47 लाख का जब अपना पब्लिक एसेट दिखाया वीरभद्र सिंह ने, जबकि वो 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, राजघराने से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि 6 करोड़ की संपत्ति आज के तारीख में भी कोई बहुत बड़ी संपत्ति है। लेकिन जब 47 लाख दिखाया तो उन्हें ये लगा कि मैं कई तरीके से मुकदमों में फंसा हूं और अभी अभी मुझे वो त्याग पत्र देना पड़ा है केंद्रीय मंत्रिमंडल से और हिमाचल की बागडोर संभालनी है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज में कहीं उनका ये न दिखे कि उन्होंने तो है पैसे बिल्कुल कम दिखाए हैं। तो इसी आनंद फानन में इस साइकोलॉजी के तहत उन्होंने जो है अपना इन्फ्लेट करके ज्यादा से ज्यादा फिगर दिखाने का वो काम किया है। रह गई आरोपों की बात, तो ये 2-3 चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं, हो सकता है 50 चीजें दफन हो और केवल ये वीरभद्र के बारे में सच नहीं है, हर पब्लिक फिगर के बारे में सच है। जी मनोहर मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। हम क्विक कमेंट लेते हैं फजल इमाम मलिक से, उसके बाद अंतिम कमेंट लेंगे हम प्रवीण कुमार जी से। फजल इमाम मलिक साहब, वीरभद्र सिंह पर लगे हुए ये आरोप कितने गंभीर हैं? फजल इमाम मलिक साहब। जी उदय भाई, देखिए
आरोप वीरभद्र सिंह पर लगना कोई नई बात नहीं है। आरोप भी बहुत गंभीर, अगर आप चूंकि जिस चुनाव का माहौल है वहाँ और चुनाव के माहौल में इस तरह के आरोप अगर उन पर लगते हैं तो ये बहुत गंभीर आरोप है। लेकिन ये सिर्फ वीरभद्र सिंह का मामला नहीं, ये पूरी वहाँ के दोनों पार्टियां, परवीन कुमार से आप बात करेंगे, धूमल पे यही आरोप लगे हैं। उन पे लगा कि उन्होंने परिवार वालों के नाम पे जमीनें खरीदी हैं, बेटे के नाम पे वहाँ धर्मशाला में होटल खुलवाया है, खास के तो इस तरह के कई आरोप दोनों पे लग रहे हैं। किसी की कमीज सफेद नहीं है। राजनीति आज सचमुच कोयले काजल की कोठी हो गई, जहाँ हर किसी पे दाग लगा हुआ है। और दोनों पार्टियां देखिए, कांग्रेस आज दिग्विजय सिंह का बयान आप अगर पिछले दिनों का देख लिए कि मेरे पास भी आडवाणी और वाजपेयी के रिश्तेदारों के लेके बहुत सारे मामले हैं, तो वो एक तरह से वो एक धमकाते हैं कि अगर आप मेरे खिलाफ जाइएगा तो मैं भी आपके खिलाफ जाऊंगा। तो आज की राजनीति का चरित्र यही हो गया है, जहां हर आदमी का चेहरा काला है, किसी का कम किसी का ज्यादा। जी प्रवीण कुमार जी, अंतिम कमेंट आपसे लेना चाहूंगा और फजल इमाम मलिक साहब के कमेंट से आपके पास में आऊंगा कि अब आजकल की राजनीति वाकई काजल की कोठरी हो गई है। किसी की कमीज कम सफेद है, किसी दूसरे की कमीज उससे भी कम सफेद है। क्या कहेंगे आप? प्रवीण कुमार जी, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? हाँ, जरा रिपीट करें थोड़ा। ये अभी फजल इमाम मलिक साहब हमारे मित्र ने ये कहा कि आज की राजनीति काजल की कोठरी हो गई है, यानी जो भी अंदर घुसेगा, अंदर प्रवेश करेगा, उसके कमीज पर काजल लग ही जाएगा। आप क्या सहमत हैं इस बयान से? मुझे इस संदर्भ में इतना ही कहना है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जो है, जो ये इसके ऊपर जो बहस चली हुई है, लगातार जो चुनाव उन्होंने लड़े हैं, जो आय व्यय का लेखा जोखा उन्होंने जनता की अदालत में रखा है, सरासर हर बार उन्होंने झूठ बोला है। और इस बार का भी लेखा जोखा जो है वो बिल्कुल सरासर बेबुनियाद है, झूठ है। तो उस आधार पर जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया तो एक और मुकदमा उनके ऊपर बनता है। तो कुल मिलाकर इतना कहना है कि इन्होंने झूठ बोलकर ही प्रदेश की राजनीति। चलिए, ये प्रवीण कुमार जी ये स्पष्ट है, आप भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, वहां से आप वहां विधायक हैं, आप स्ट्रेट कमेंट नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है। और वीरभद्र सिंह चूंकि आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी हैं, इसलिए निश्चित तौर से आपकी जो आरोप प्रत्यारोप का जो सब्जेक्ट होगा, जो एम होगा, वो उन्हीं की ओर होगा। इस बात को हम सब समझते हैं, लेकिन ये जरूर ये बात है और शिद्दत से सभी इसे महसूस करते हैं कि राजनीति काजल की कोठरी है। उस कोठरी में जो भी प्रवेश करेगा उसका दामन कहीं न कहीं दागदार हो ही जाएगा, काजल लगी जाएगी, कमीज काली हो ही जाएगी। तो फिलहाल न्यूज लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक गजल के साथ। इसे लिखा है कैफी आजमी ने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए चैनल 1 न्यूज के साथ। हमारे सभी अतिथियों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। पत्थर के खुदा वहाँ भी पाए, हम चांद से आज लौट आए। दीवारें तो हर तरफ खड़ी हैं, क्या हो गया मेहरबान साई। जंगल की हवाएं आ रही हैं, कागज का ये शहर उड़ ना जाए। लैला ने नया जन्म लिया है खैर कोई जो दिल लगाए। है आज जमीन का गुसले सहर, जिस दिल में हो जितना खून लाए।
आज हिमाचल की जनता ने सच्चे मन से ठाना है, ममता जी का साथ निभा के टीएमसी को लाना है। जन जन रहा पुकार, टीएमसी इस बार हिमाचल में